नमस्कार, मैं मलन आपका दोस्त। तो आज का हमारा सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा डिबेटेबल है। हमारा टॉपिक है आज का रिजर्वेशन इन इंडिया, सोशल जस्टिस या मेरिट पर सवाल। एक स्टूडेंट जिसने नीट में बहुत मेहनत की, जिसके नीट में 680 से 100 मार्क्स आए, फिर भी अपनी प्रेफर्ड कॉलेज वो नहीं ले पाया। और वहीं एक स्टूडेंट जिसके नीट में सिर्फ 250-300 मार्क्स आ रहे हैं और उसको अपनी प्रेफर्ड कॉलेज मिल जा रही है, प्रेफर्ड स्ट्रीम मिल जा रही है। तो क्या ये जस्टिस हुआ? क्या ये मेरिट पर सवाल है? क्या ये क्या ये सोशल जस्टिस भी हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत सारी चीज़ें इसके सवाल, या बहुत सारी डिबेट्स इस पे हो सकती है। रिजर्वेशन ये एक सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल और इमोशनल इशू है आज। कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन सोशल जस्टिस है, कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन मेरिट पर एक सवाल है, कुछ लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन सही है या था, बट उसमें अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रिजर्वेशन आया ही क्यों था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और गवर्नमेंट डेटा और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे जानेंगे कि रिजर्वेशन आया था क्यों, आज हम किस मोड़ पे खड़े हैं और अब क्या ज़रूरत है। ना किसी आइडियोलॉजी के साथ, ना किसी पॉलिटिकल साइड के साथ, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। तो पहले शुरुआत करेंगे हम इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर हम आज से 100-150 साल पुरानी बात करें तो एजुकेशन सबके लिए इक्वल नहीं था, सबके लिए अवेलेबल नहीं था। सोशल कास्ट के बेसिस पर चीज़ें बहुत डीपली डिवाइड हुआ करती थी, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। कुछ कुछ कम्युनिटीज़ को स्कूल्स में एंट्री अलाउड नहीं थी, कुछ कुछ कम्युनिटीज़ को मंदिरों में एंट्री अलाउड नहीं थी, पब्लिक वॉल्स यूज़ करना अलाउड नहीं था। सोशल इंजस्टिस अपने पीक पर था, अनटचेबिलिटी था, बहुत सारी चीज़ें थी। 1947 के आसपास इंडिया का लिटरेसी रेट नियरली 10 to 12% हुआ करता था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 12 to 18% टू बी प्रिसाइज। और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के में तो ये बहुत ही कम हुआ करता था। मतलब ये इशू एक्चुअली बहुत बड़ा इशू था। एजुकेशन कोई राइट नहीं था, एक प्रिविलेज था सबके लिए, जो होता नहीं है, राइट। इस वजह से सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, देन पेरियार, और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एजुकेशन को इक्वालिटी का सबसे बड़ा वेपन माना। डॉक्टर अम्बेडकर का एक बहुत ही फेमस कोट था कि एजुकेशन इज अ मिल्क ऑफ लायनेस, हुएवर ड्रिंक्स इट कैन रोल। अब ब्रिटिश एरा के टाइम भी रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अब कैसे हम जानेंगे कि कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं आया। 1902 में साहू महाराज ऑफ कोल्हापुर ने बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था। ये भारत में सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड रिजर्वेशन का एक प्रमाण है, एक एविडेंस है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल था कम्युनल रिवोल्ट 1932। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस किए थे। यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। और सबसे पहला हम जैसे वर्सेस की बात करें, हुआ करता था गांधी वर्सेस अम्बेडकर। महात्मा गांधी इस डिसीजन के अगेंस्ट थे हमेशा से। उनका मानना था सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू सोसाइटी में परमानेंटली डिवीजन ला लेगा। वही अम्बेडकर जी का मानना था कि बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऑपरेस कम्युनिटीज़ कभी इक्वल नहीं बन पाएंगी। अब ये बात भी सही है। ये डिसएग्रीमेंट इतना सीरियस था कि गांधी जी ने येरवड़ा जेल में फास्ट शुरू कर दिया था। इसके बाद हुआ पूना एक्ट 1932। पूना एक्ट के अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटा दिए गए, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया गया। इसी एग्रीमेंट के फ्यूचर रिजर्वेशन पॉलिसी के फंडामेंटल बेसिस बने। वेरी ट्रू। अब कॉन्स्टिट्यूशन और रिजर्वेशन ये समझना बहुत ज़रूरी है। 1942 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ। जो सवाल था कि इंडिपेंडेंट इंडिया सबको इक्वल ट्रीट करेगा, या क्या जिन लोगों के साथ सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो आज भी सेम रहेगा। क्या कोई स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए इसके लिए? अब क्वेश्चन सही थे, क्वेश्चन काफ़ी सही थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लियर जवाब दिया। उन्होंने कहा इक्वालिटी का मतलब सिर्फ सबको सेम रूल देना नहीं होता। अगर रेस में कुछ लोग 100 मीटर आगे से स्टार्ट करें और कुछ लोग 100 मीटर पीछे से स्टार्ट करें, तो सेम स्टार्टिंग गन फेयरनेस नहीं होती। इसी फिलोसॉफी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन लाए गए। ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे हम पढ़ पाते हैं 15(4), 15(5), 15(6), देन वी हैव 16(6), देन वी हैव आर्टिकल 46।
ये आर्टिकल स्टेट्स को अथॉरिटी देता है कि स्पेशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके स्टेट। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं माना गया था। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन था ही नहीं, इट वाज जस्ट अ टेम्पररी सॉल्यूशन। उसका ऑब्जेक्शन था रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना और अपॉर्चुनिटीज़ देना और हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना। वेरी ट्रू। तो क्या रिजर्वेशन 10 साल के लिए था? ये बहुत ही टिपिकल मिथ है जो हम हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या रिजर्वेशन 10 साल के लिए था? नहीं। इसका रियलिटी ये है कि ये जो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन जैसे लोकसभा में, विधानसभा में एस टी रिजर्व सीट्स होती है, वो 10 साल के लिए था, और जिसको उसके बाद हमेशा अमेंडमेंट्स करके 10 साल के लिए रिन्यू करते गए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए था। दोनों एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि रिजर्वेशन की शुरुआत कैसे हुई। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, ये एक प्रेजेंटेशन सोशल जस्टिस और हर एक कम्युनिटीज़ को प्रेजेंटेशन देने का एक तरीका था। लेकिन 75 साल बाद चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। अब बहुत सारे लोग मिडिल क्लास हो चुके हैं, अपर मिडिल क्लास हो रहे हैं धीरे धीरे। एजुकेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा ही अवेलेबल हो चुका है। वी हैव सो मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स, फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सो मैनी थिंग्स। तो क्या अब रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स ज़रूरी है? क्या रिजर्वेशन जो आज से इतने सालों पहले आया था, क्या वो सेम रहना चाहिए? इट्स अ वेरी टफ एंड कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अब एक पॉलिसी जो शुरुआत हुई थी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, आज वे कम्युनिटीज़ आज एक पॉलिसी कैसे जॉब्स के लिए, कैसे एक एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क बन रही है। तो 1950 जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हर एक कम्युनिटी को एक इक्वालिटी देने के लिए रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हुआ ऐसा कि 1951 जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, अब एक साल बाद की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पहला मेजर जजमेंट दिया कि स्टेट ऑफ मद्रास, द केस वॉज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपाकम दोराइजन 1951। कोर्ट ने उस वक्त बताया कि कास्ट बेस्ड एडमिशन सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। इसके बाद पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया कि एजुकेटेड और सोशल बैकवर्ड लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन डालने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी एक सही बात थी उस टाइम। अब उसके 3 साल बाद, मतलब 1950 के 3 साल बाद 1953 में कालेकर कमीशन बिठाया गया। अब गवर्नमेंट ने पहली बार बैकवर्ड क्लास कमीशन बनवाया, चेयरमैन थे काका कालेलकर। कमीशन ने रिकमेंड किया कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को एजुकेशन और जॉब्स में सपोर्ट मिले। ऑब्वियसली एक सही बात थी, ये ज़रूरी था ये, लेकिन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। रीज़न, गवर्नमेंट का मानना था रिपोर्ट में साइंटिफिक डेटा और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की कमी थी। ये भी एक रीज़न था। उस टाइम इतने इक्विपमेंट और इतना आई वुड से फ्यूचरिस्टिक चीज़ें नहीं हुआ करती थी। 1979 मंडल कमीशन आया। अब आते ही उस डिसीजन पर जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स और एजुकेशन दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1979 में जनता पार्टी ने गवर्नमेंट को सोशल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनवाया। चेयरमैन थे बीपी मंडल। कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कौन सी कम्युनिटीज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। कमीशन ने पूरा देश में सर्वे किया, डेटा कलेक्ट किया, और रिपोर्ट्स के मेजर फाइंडिंग्स क्या थे। लगभग 52% पॉपुलेशन को ओबीसी, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में एस्टिमेट किया गया। कमीशन के रिकमेंड किए हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट्स में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। रिकमेंडेशन तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। रिपोर्ट को लगभग 10 साल तक पेंडिंग रखा गया। एक रीज़न था बिकॉज इस तरह कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकती है। 1990 में मंडल कमीशन को लागू किया गया, जब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दी, और यहीं से इंडिया में भर के प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कई स्टूडेंट ने सड़कों पर उतरे, दिल्ली और दूसरे शहरों में डेमोन्स्ट्रेशन हुए। सबसे इमोशनल इंसिडेंट हुआ था राजीव गोस्वामी, जिन्होंने सेल्फ इमोलेशन अटैम्प्ट किया था, जो मंडल प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया। रिजर्वेशन डिबेट का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज था 1992, जब इंदिरा सबने जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया, इंदिरा सबने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा ओबीसी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लागू हुई। टोटल रिजर्वेशन नॉर्मली 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं शायद। ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है समझिए। अब ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास भी हर कोई सेम कैटेगरी का नहीं होता है, और देयर इज़ अ क्रीमी लेयर जो हमेशा अलग होना चाहिए, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए।
सो ओबीसी में जो भी रिजर्वेशन है वो एनसीएल के लिए, दैट इज नॉन क्रीमिलियर लोगों के लिए है, जिनके पास एनसीएल का सर्टिफिकेशन है, स्टेट का और सेंट्रल दोनों का। उन दोनों का आई वुड से इन दोनों का टेन्योरिटी अलग अलग रहता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्टिफिकेशन, व्हाट एग्जाम यू आर अप्लाइंग फॉर। अब रिजर्वेशन का करंट सेंट्रल स्ट्रक्चर क्या है? तो एससी के लिए दैट इज शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है, और ओबीसी एनसीएल के लिए दैट इज 27%, और ईडब्ल्यूएस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है। इसके अलावा पॉसिबल डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ और कैटेगरीज है, जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है। ठीक है। अब 2006 में ओबीसी रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन लॉन्च हुआ। हायर एजुकेशन जैसे एमबीएस के लिए, एमटेक्स के लिए, आईआईटीज, आईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन हो। 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी लॉन्च हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 103 अमेंडमेंट पास हुआ। ठीक है। तो चीज़ें धीरे धीरे ऐड होती गई और रिजर्वेशन इस तरह बढ़ते गए, कम कभी नहीं हुआ। ठीक है। अब आज की कंडीशन क्या है? तो हर एक रिजर्वेशन मिला के 59.5 वर्टिकल रिजर्वेशन है, और जो 40% बचा है वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, वो ओपन रिजर्वेशन है। मतलब 40% में सारी कैटेगरीज मिला के और जनरल कैटेगरीज मिला के उस पर साथ में मिलके कम्पीट कर सकती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस पूरे सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि जो जनरल कैटेगरी है, जहाँ की जो काफ़ी बड़े तादाद में इंडिया में, वहाँ के बच्चे जो पूरी मेहनत कर रहे हैं वो अपनी सीट को ग्रैब नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा डिबेट क्या है आज कि क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की आज उतनी भी नीड है? क्या इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए? क्या क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो जो ओबीसी में है उसको एससी एसटी में भी लाना चाहिए? और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या इक्वालिटी एजुकेशन हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, या जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है क्या वो आज वो कम हो चुका है? तो इन सारे सवालों को मिलाकर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो रिफॉर्म्स आने चाहिए वो रिफॉर्म्स भी बहुत ही कैलकुलेटेड आना चाहिए। हम एक बार में रिजर्वेशन को हटा नहीं सकते हैं। ये चीज़ें अगर इतने साल से चलती आ रही है तो चीज़ों को हटाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक डिस्कशन है जो हम रिजर्वेशन की स्टार्ट्स को लेके करंट सिनेरियो तक हम इस पर हम बात करें और इसको हम एक सॉल्यूशन ला पाएँ। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा जो हम आजकल देखते आ रहे हैं। तो जैसे एक नीट का एग्जांपल समझ लीजिए, तो कई केसेस आज ऐसा हो रहे हैं, जैसे मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जो नीट में 650 680 मार्क्स ला चुके हैं, जो उसके बाद एम्स के एग्ज़ाम देते हैं, एम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन उनके साथ उनके दोस्त जो कुछ और कैटेगरीज से है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जिन्हें मिल रहा है, वो काफ़ी कम मार्क्स में एम्स में सीट ग्रैब कर रहे हैं। उसमें गलत भी कुछ नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कुछ गलत है, वो लोग गलत है नहीं, वो जो उनको बेनिफिट मिल रहा है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बट क्या ये इनजस्टिस नहीं है उसके साथ जिसने बहुत मेहनत की है, जिसके पास अपने लिए सीट्स ही कम बाकी है, जो दो चीज़ें फेस कर रहे हैं, कम सीट्स एज वेल एज हायर कट ऑफ्स इन द एग्जामिनेशंस। फर्स्ट थिंग, ये सेम चीज़ जेडबलई में है, आईआईटीज़ में है, आईएम्स में है। आईएम्स में तो काफ़ी हद तक चीज़ें एस्केलेट हो चुकी है। तो जनरल कैटेगरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि आप हमें हायर कट ऑफ्स में भी ला रहे हैं। इवन हमारे लिए जो रिजर्वेशन है वो है ही नहीं, रिजर्वेशन है ओपन कैटेगरीज की, जहाँ पे सारी कैटेगरीज मिल के फाइट करती है 40% के लिए। मतलब जो सीट जनरल के लिए होनी चाहिए थी वहाँ पे हर कोई मिल के फाइट करता है। तो क्या ये सच में कोई सोशल जस्टिस है? क्या ये सच में कोई इक्वालिटी है? सो ये अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और मैं इसमें हाँ या ना वाली चीज़ में जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। बट इसको लेके मैंने कुछ रिफॉर्म्स कुछ स्टडी करके मैंने कुछ रिफॉर्म्स मेनी साइड से देना अगर मैं ट्राई करूँगा, तो पहला रिफॉर्म जो देना चाहता हूँ दैट इज़ पीरियोडिक रिव्यू ज़रूरी है। कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो आज भी डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही है, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो आज जिनको आज रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन जो अपने उस डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर आ चुकी है। तो प्रॉपरली एक साइंटिफिक रिव्यू होना चाहिए हर 10-15 साल में पूरे देश का, एक सेंसस के साथ साथ कि क्या अभी हमें कौन कौन कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर निकालना है, रिजर्वेशन कम देना है, और किस तरह हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ है क्रीमी लेयर का एक्सटेंशन होना। अब जैसे ओबीसी में हमने देखा बहुत सारी कैटेगरीज जिन्हें हमें डाला गया था ओबीसी में, वो रिजर्वेशन शायद उन्हें नहीं चाहिए या ज़रूरत नहीं है उन्हें, तो हमने उन्हें क्रीमी लेयर में डाला, राइट। उसी तरीके से एससी एसटी में बहुत सारी कास्ट कैटेगरीज हैं जो शायद उन्हें अभी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, या शायद वो कभी रिजर्वेशन ले चुके हैं और आज वो अच्छी जगह पे है।
इकोनॉमिकली एंड एवरीथिंग, तो शायद हमें भी वहाँ पे भी क्रीमी लेयर की ज़रूरत है डेफिनेटली। और थर्ड रिफॉर्म जो अपनी साइड से बात करना चाहूँगा, दैट इज इनकम बेस्ड रिजर्वेशन या एक मिक्स मॉडल। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पूरा रिजर्वेशन इनकम बेस्ड हो जाना चाहिए, एक मिक्स मॉडल होना चाहिए जहाँ हम दोनों चीज़ देख पाए, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, और जहाँ पे हम उनकी इकोनॉमिकली वो भी कितने कैपेबल है वो भी देख पाए। बिकॉज बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो शायद आज भी उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इकोनॉमिकली अच्छे हो चुके हैं, तो उन्हें एक स्तर पे रिजर्वेशन की ज़रूरत है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक मिक्स मॉडल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को, विच आई फील ज़रूरी है। अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये क्या एक फैमिली को मल्टीपल जनरेशन तक सेम बेनिफिट मिलना चाहिए? क्या मैं आईएएस बन चुका हूँ तो क्या मेरे बेटे को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो सेम एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन पे? या क्या रिजर्वेशन इस तरह एक्सटेंड होना चाहिए? तो आई फील नहीं। अगर आप एक अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, अगर आपको पहले से एक चीज़ अच्छी मिल चुकी है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। रिजर्वेशन से बाहर निकलने के हमने रिजर्वेशन दिया इसलिए कॉज एक फैमिली को या एक कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन मिले। अब मैं उस रिजर्वेशन को हमेशा एक्सटेंड ही करता जाऊंगा तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो रिजर्वेशन का मिसयूज है, दैट आई फील। इवन मेरे पास और एक सवाल है कि क्या एक बच्चे को नीट यूजी में रिजर्वेशन मिल चुका है तो सेम बच्चे को नीट पीजी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? दिस इज ऑल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो मैं चाहता हूँ निकलना चाहिए कि एक स्टूडेंट को या एक इंसान को, एक एस्पिरेंट को भी एक एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए अगर वो एक बार ले चुका है तो। अब इन सब के अलावा स्कूल एजुकेशन को सुधारने की ज़रूरत है, मोरल वैल्यूज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। और याद रखो, रिजर्वेशन हटाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्चुअली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी हटाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें साथ साथ में वर्क करेगी तभी चीज़ें चेंज होने वाली है। अब और एक चीज़ है कि ना सिर्फ कोटा हटाने से कुछ नहीं होगा, सीट्स भी बढ़ानी पड़ेगी। 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और हमारे पास सीट्स बहुत ही कम है, देन इट्स नेवर अ सॉल्यूशन, राइट? अब ये चीज़ शायद इनइक्वालिटी बढ़ाती ही जाएगी। और एक चीज़ है ट्रांसपेरेंसी फॉर द डेटा। जो डेटा गवर्नमेंट रिलीज़ करता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डेटा कैसे बनाया गया है, क्या हुआ है, उस चीज़ का हर इंसान को, एक कॉमन मैन को भी पता चलना चाहिए डेटा किस तरह आया है। और सबसे ज़रूरी, रिजर्वेशन को लेकर इंडिया में दो एक्सट्रीम डिवाइड हो चुके हैं। एक साइड चाहती है रिजर्वेशन बिल्कुल हटा दो, एक साइड चाहते हैं रिजर्वेशन को टच भी मत करो। लेकिन शायद डेमोक्रेसी का बेस्ट आंसर है दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में रहना। ना हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को इग्नोर किया जा सकता है, ना ही मेरिट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को कंसर्न नहीं दिया जा सकता है। दोनों चीज़ों को इक्वली साथ में रह के आगे बढ़ा जा सकता है। रिजर्वेशन ने लाखों लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में हेल्प भी किया है, वही रिजर्वेशन लाखों लोगों को अभी डिमोटिवेट भी कर रहा है, मेरिट को शायद कहीं इग्नोर कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, कुछ रिफॉर्म्स आना ज़रूरी है, और अगर इसको हमें हटाना भी है, हम इसको एक बार में नहीं हटा सकते। इसको हम धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स लाके चीज़ों को चेंज करके हटा सकते हैं इन अ लॉन्गर रन। और ये दोनों चीज़ में हेल्प करेगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में और एक इक्वालिटी लाने में, और मेरिट पे, और जिसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा याद रखो, अगर हमने अच्छी मेहनत की है तो उसका हमें फल मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम कई जगह पे रिजर्वेशन आज भी ज़रूरी है, उसे हम कभी भी मिस नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान इकोनॉमिकली बहुत ही इशू में है, द पर्सन डिजर्व्स रिजर्वेशन। अगर कोई इंसान जिसको आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा है, दे नीड रिजर्वेशन। देयर शुड बी रिफॉर्म्स इन रिजर्वेशन। एट द सेम टाइम इन लॉन्गर रन रिजर्वेशन को हटाया जा सकता है प्रॉपरली रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करके। सो इसके साथ मैं इस डिबेट को यहीं पे आपके सामने ओपन छोड़ूंगा कि रिजर्वेशन क्या मेरिट पर सवाल है या कोई सोशल जस्टिस है, और या फिर क्या हमें साथ में लेके चीज़ों को चलना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं डिसीजन छोड़ूंगा। बट दिस वॉज अ होल केस स्टडी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल थिंग्स, बेस्ड ऑन करंट रिफॉर्म जो मुझे लगे, जो चेंज आने चाहिए, जो मुझे लगा चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड हो सके उतना शेयर करें इसे। थैंक यू सो मच।